अब आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं विस्कोसिटी के बारे में। विस्कोसिटी मतलब इट इज द अपोजिंग फोर्स। जब दो लेयर्स लिक्विड के मूव हो रहे, पानी का एग्जांपल बताया था या हनी का एग्जांपल बताया था, फिर से बता देते थे हम लोग। ये स्लोप है समझो एक, और ये आइडेंटिकल दूसरा स्लोप है। एक पे हम लोग डालेंगे वाटर और सेकेंड वाले स्लोप पे हम लोग डालेंगे हनी। ठीक है, तो ये हमारे पास कंटेनर है, यहाँ पानी भरा हुआ है और उसका फ्लो यहाँ कंटिन्यू शुरू रखेंगे, और यहाँ पे हमारे पास है हनी से भरा हुआ कंटेनर और उसका फ्लो यहाँ पे शुरू रखेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि वाटर जल्दी खाली हो जाएगा और वो स्लोप पे भी फास्ट मूव होगा, हनी स्लोली मूव होगा और स्लोली खाली होगा, उसका मोशन भी स्लोप पे भी स्लो रहेगा। या मैंने बताया था आप दो कंटेनर ले लो, एक कंटेनर में ले लो वाटर, ठीक है, और एक कंटेनर में आप ले लो हनी। ठीक है, अब इसको स्पून से मूव करो तो देखो आराम से आप लोग मूव कर पाएंगे। इट विल बी इजी टू मूव वाटर। जब आप हनी को मूव करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा फोर्स आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। जितना स्मूथली ये मूव हो रहा है और जितना फास्ट ये मूव हो रहा है, उतना स्मूथली और उतना फास्ट ये मूव नहीं होगा। फिर जब आप मूव करने के बाद अगर रिमूव कर ले वहां से स्पून, तो आप लोग देखेंगे एक ऐसा टॉर्नेडो जैसे बीच में खाली जगह बन जाएगी, पानी गोल घूमते घूमते, फिर थोड़ी देर गोल घूमेगा, धीरे धीरे कम होते जाएगा और पानी वापस से क्या हो जाएगा, स्ट्रेट। जबकि आप हनी में देखेंगे स्पून घुमा रहे और जैसे ही आप निकालेंगे तो वो जल्दी रुक जाएगा एज कंपेयर टू वाटर। तो हनी वाला मैंने आपको बोला था, एक बार करके देखना। हनी चिपचिपा है, हम बोल सकते स्टिकी है, यानी फ्रिक्शन ज्यादा है उनकी लेयर्स के बीच में। वाटर के इसमें हम उसको अप्रोक्सीमेटली नॉन विस्कस कंसीडर कर सकते हैं, पर उसमें भी विस्कस फोर्स है। नॉन विस्कस लिक्विड का एग्जांपल बताया था मैंने हीलियम एट 2 केल्विन। याद रखना 2 केल्विन पे, ये फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना। अगर किसी ने पूछा नॉन विस्कस लिक्विड, हम वाटर को नॉन विस्कस जस्ट कंसीडर कर सकते हैं, बट एग्जांपल पूछा तो याद रखना हीलियम एट 2 केल्विन। तो हीलियम गैस है, बट 2 केल्विन तक अगर उसको कूल करेंगे तो वो बन जाएगा लिक्विड, और उनके लेयर्स के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं रहेगा। ठीक है, तो अगर हीलियम रिवर में फ्लो हो रहा समझो एट 2 केल्विन, तो हर लेयर की वेलोसिटी सेम रहेगी। जबकि अगर वाटर मूव हो रहा होगा या हनी मूव हो रहा होगा, तो यहां पे जो कांटेक्ट में है सरफेस बेस के, उसकी वेलोसिटी 0, फिर इसकी वेलोसिटी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा, फिर इसकी ज्यादा और इसकी ज्यादा, टॉपमोस्ट लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा। हनी के लिए भी वैसे ही, पर हनी का मोशन स्लो रहेगा एज कंपेयर टू वाटर। बट हीलियम अगर लेंगे तो ऐसी डायग्राम बनाएंगे, हर पार्टिकल की वेलोसिटी सेम। कोई भी लेयर ले लेंगे तो इसको हम बोलेंगे नॉन विस्कस लिक्विड, यानी उनकी लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं है। अप्रोक्सीमेटली इसको नॉन विस्कस लिक्विड आप कंसीडर कर सकते हैं। तो विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच द फ्लो ऑफ लिक्विड विल अपोज देयर रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स। तो जो लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन है तो वो एक दूसरे को अपोज करेंगे, इसीलिए हर लेयर की वेलोसिटी अलग है, याद रखना। तो ये हो गया विस्कोसिटी। तो उनके बीच में वेलोसिटी अलग अलग क्यों है? विस्कस फोर्स की वजह से, यानी फ्रिक्शन की वजह से। तो फ्रिक्शन को दूसरा नाम देते हैं यहाँ पे विस्कस फोर्स। इट इज द टेंजेंशियल फोर्स दैट अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द फ्लूइड। फ्लूइड के लेयर के बीच में जो अपोजिशन क्रिएट हो रहा, उसी को, उस फ्रिक्शन को हमने नाम दिया है, प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी, एंड फोर्स को नाम है विस्कस फोर्स। ये पिछला हो चुका है, जैसे एक बार शॉर्ट में बता दिया। हनी का एग्जांपल मैंने बोला था, एक बार आप लोगों ने करके देखना है। घर पे हनी सबके होगा, छोटे से कंटेनर में या छोटे से कप में या ग्लास में हनी ले लो भर के, और उतना ही पानी लो। पानी को भी पोर करके देखो और हनी को भी पोर करके देखो। पानी जल्दी से पोर भी हो जाएगा फटाक से मूव होके, जबकि हनी स्लो मूव होगा क्योंकि वो स्टिकी है। स्टिकी इसलिए है क्योंकि उनके जो लेयर्स है, जो एक पहले लेयर्स जैसे पानी की एक लेयर बन गई, वो नीचे पहुंच गई, अब दूसरी लेयर जब उस पर मूव होगी तो फ्रिक्शन कम है। यहाँ पे एक लेयर यहाँ तक पहुंची,
ऊपर से हनी गिरते जा रहा, दूसरी लेयर भी बन गई, तो उनकी लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन ज्यादा है, इसलिए इसका मोशन स्लो रहेगा। यहाँ पे भी खाली होते समय स्लो होगा, पानी यहाँ पे खाली होते समय फास्ट हो जाएगा और उसका मोशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्लोप पे फास्ट रहेगा। तो अपन बोल रहे हैं हनी इज मोर विस्कस, विस्कोसिटी ज्यादा है, मतलब फ्रिक्शन ज्यादा है उनकी लेयर्स के बीच में एज कंपेयर टू वाटर, वाटर उससे कम विस्कस है। अगर नॉन विस्कस लिक्विड का पूछा तो याद रखना हीलियम एट 2 केल्विन, तो वहां डायग्राम ऐसी बनेगी, डायग्राम से भी पहचान जाना चाहिए, हर लेयर की वेलोसिटी सेम, यानी अगर हीलियम 2 केल्विन टेम्परेचर पे रिवर में सपोज फ्लो हो रहा है, इमेजिन करने में क्या जा रहा, सपोज फ्लो हो रहा, तो हर लेयर की वेलोसिटी सेम है। जबकि अगर वाटर है या हनी है तो जो सबसे लोएस्ट लेयर है वो स्टेशनरी है, वेलोसिटी 0, फिर वेलोसिटी देखो धीरे धीरे बढ़ती जा रही, टॉपमोस्ट लेयर की वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये हीलियम का एग्जांपल याद रखो बेटा, फिल इन द ब्लैंक के लिए इंपॉर्टेंट है। नॉन विस्कस लिक्विड का पूछा तो हीलियम याद रखो एट कितने केल्विन, 2 केल्विन टेम्परेचर पे, 2 केल्विन मतलब बहुत लो टेम्परेचर पे हीलियम टाइम में कन्वर्ट हो जाएंगी गैस लिक्विड, ठीक है। अब ध्यान दो, विस्कस फोर्स जो है वो लिक्विड में किसकी वजह से बोला था हम लोगों ने, कोहेसिव फोर्स की वजह से। तो ये लेयर के और ये लेयर के जो मॉलिक्यूल्स है उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स है उनकी वजह से जो फ्रिक्शन रहेगा उसको हमने नाम दिया था विस्कस फोर्स लिक्विड में, और गैसेस में कोहेसिव फोर्स रहता है निग्लिजिबल, तो यहां जो फ्रिक्शन होगा इट विल बी ड्यू टू कोलिजन बिटवीन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल गैस के फास्ट मूव हो रहे हैं, उनके बीच में जो कोलिजन होंगे उसकी वजह से जो फ्रिक्शन होगा वो विस्कस फोर्स है काइनेटिक गैसेस में। और विस्कस फोर्स अगर किसी ने पूछा लिक्विड में किसकी वजह से, तो याद रखना कोहेसिव फोर्स की वजह से। तो ये भी फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना और ये भी पॉइंट फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना, ये पिछले वीडियो में हो चुके हैं। अब हम आगे चलेंगे, तो ये एक बार देख लो वापस से, जस्ट शॉर्ट में बता दें। अब हम निकालेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी ईटा, कांस्टेंट है, ये मटेरियल पे डिपेंड करेगा, जैसे ये मटेरियल है हनी, वाटर, तो उनके लिए ये वैल्यू अलग अलग रहेगी। तो न्यूटन ने दिया था इसलिए इसको न्यूटन फॉर्मूला भी बोलते हैं। उससे पहले हम दूसरा एक टॉपिक देखेंगे, वो भी बता था, पहले ये देख लो एक बार, पढ़ लेना है ना। विस्कोसिटी इट इज द प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच द लिक्विड लेयर्स अपोज देयर रिलेटिव मोशन, लिक्विड लेयर एक दूसरे का रिलेटिव मोशन अपोज करेंगे, उस प्रॉपर्टी को हम बोल रहे हैं विस्कोसिटी। तो वो जो टेंजेंशियल फोर्स अपोजिशन क्रिएट कर रहा, उस टेंजेंशियल फोर्स को हम बोलेंगे विस्कस फोर्स, यानी इन शॉर्ट बोलना चाहे तो नाम ही बदला है पर ये फ्रिक्शन ही है, ठीक है, फ्रिक्शन ही है सर, ठीक है। लिक्विड में वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलो या विस्कस फोर्स है कोहेसिव फोर्स, और गैसेस में वो फोर्स है कोलिजन बिटवीन फास्ट मूविंग व्हीकल। याद रखना कोहेसिव फोर्स आर स्ट्रांग इन लिक्विड, स्ट्रांग इन सॉलिड, वीक इन लिक्विड, एंड गैसेस के लिए हमने निग्लिजिबल बोला था, तो यहाँ कोहेसिव फोर्स नहीं रहेगा। तो यहाँ पे जब हवा मूव हो रही तो हवा पे भी ऐसे ही रहेगा, ग्राउंड पे जो हवा है उसकी वेलोसिटी कम, जितना आप हाइट पे जाएंगे हवा की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ये रिवर के जैसा ही लॉजिक। बट यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो है कोलिजन बिटवीन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोलिजन होगा उसकी वजह से, बट जबकि लिक्विड में कोहेसिव फोर्स की वजह से। तो ये फिल इन द ब्लैंक के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना, और जो मैंने हीलियम का बताया वो याद रखना। तो एक बार ये पुराने वीडियो में देख लो या फिर टेक्स्ट बुक या नोट्स में पढ़ लो, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। जस्ट रिवीजन है, देख लो एक बार, इसको मिटा रहे हैं, देख लेना। अब देखो, अब हम डिराइव करने वाले हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। ईटा आया था जब हमने क्रिटिकल वेलोसिटी का इक्वेशन लिखा था, ठीक है। तो उसमें बताया था कि ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की, ईटा की वैल्यू हनी के लिए अलग रहेगी, वाटर के लिए अलग रहेगी, ठीक है। ये दिया था साइंटिस्ट न्यूटन ने, इसीलिए उस फॉर्मूला को बोलते हैं न्यूटन्स फॉर्मूला। ये टॉपिक शुरू करने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन बता रहा, वो देख लो फिर आगे चलेंगे। अब ले रहे हैं हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट। कहीं पे भी ग्रेडियंट वर्ड आए तो याद रखना, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो वेलोसिटी चेंज हो रही विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस,
कहीं पे वर्ड आएगा टेम्परेचर ग्रेडियंट, मतलब टेम्परेचर चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। प्रेशर ग्रेडियंट मतलब प्रेशर चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। तो ग्रेडियंट वर्ड कहीं पे भी आए, जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट आएगा हमको आगे, टेम्परेचर विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। प्रेशर ग्रेडियंट भी आएगा, तो प्रेशर विल चेंज विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अभी है वेलोसिटी ग्रेडियंट, मींस वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, ठीक है, यानी dv चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस यानी dx, इसी को हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। डेफिनेशन बात करेंगे, पहले कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। ये समझो हमारे रिवर का फ्लो, ठीक है, जो कांटेक्ट में है लेयर उसकी वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो की मतलब ये जो लेयर है यहाँ पे वो है स्टेशनरी, ठीक है, आइडियल केस में वो लेयर स्टेशनरी, यानी पानी जो इस सरफेस के वहां है वो क्या रहेगा स्टेशनरी। अब उसके ऊपर वाली लेयर की लेयर तो पूरी यहां से यहां तक है बेटा, हम जो ये एरो बताएंगे यहाँ पे वो वेलोसिटी बता रहे हैं, ये एक पानी की लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, ये चौथी लेयर, ऐसे रिवर में पानी है समझो, ये टॉप मोस्ट, तो हम उसको छोटे छोटे लेयर्स में लिक्विड को डिवाइड कर रहे हैं। तो जो लेयर सॉलिड नीचे बेस के कांटेक्ट में है उसकी वेलोसिटी जीरो, यानी वो लेयर स्टेशनरी है। इसके ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा, इस लेयर की वेलोसिटी उससे ज्यादा, इस लेयर की वेलोसिटी उससे ज्यादा, और टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा। तो ये जो लाइंस है अगर ये मैं बीच में बनाऊं तो मिक्स हो जाएंगे, इसीलिए मैं सिर्फ वेलोसिटी के एरोज बना रहा। ये जो वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, ऐसे बना रहा। तो ये बीच में की लेयर्स हटा रहा हूं, तो समझना वाटर जो रिवर में फ्लो हो रहा उसको हमने अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किए, ये लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, चौथी लेयर, ये पांचवी लेयर, लास्ट लेयर। तो यहाँ पे जो पानी फ्लो होगा टॉप मोस्ट लेयर में उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा। और आइडियल केस में जो लेयर बेस के कांटेक्ट में है, यानी क्या बोलेंगे सी बेड, नहीं सॉरी रिवर बेड के कांटेक्ट में है, उसकी वेलोसिटी जीरो, ठीक है। तो ये लेयर्स हटा देते हैं, पानी सिर्फ वेलोसिटी बताएंगे, और याद रखना पानी फ्लो हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो ये जो मैं एरो बता रहा वो वेलोसिटी के एरो है, ध्यान रखना। इस लेयर की वेलोसिटी ये, आगे वाले लेयर की वेलोसिटी उससे ज्यादा, उसके आगे वाले लेयर की वेलोसिटी उससे ज्यादा, और ये उससे ज्यादा, और टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी सबसे ज्यादा, ठीक है। तो सिर्फ हम ये वेलोसिटी बता रहे हैं, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट देखो एक बार। सो सारे डिस्टेंस हम लोग स्टेशनरी लेयर से गिनेंगे। यहां पे वेलोसिटी है समझो v, तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी ज्यादा है तो हम लिख रहे हैं v प्लस dv। इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी कम होंगी तो हम यहां लिख रहे हैं v माइनस dv। तो इसको v कंसीडर किया है तो प्लस dv करेंगे तो डेफिनेटली इसकी वेलोसिटी ज्यादा इतनी, और यहाँ पे इतनी कम। तो स्टेशनरी जो सरफेस है वहीं से सब गिनेंगे लेयर से। ये डिस्टेंस है समझो रेड पेन से, ये डिस्टेंस है समझो x, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा x प्लस dx। जैसे v प्लस dv किया तो यहां स्टेशनरी से यहां तक का डिस्टेंस है x, तो ये डिस्टेंस होगा एक्स्ट्रा dx, तो टोटल डिस्टेंस यहां से यहां x प्लस dx। तो वेलोसिटी चेंज हो रही विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, देखो ये डिस्टेंस dx, 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 सब इक्वल डिस्टेंस पे बना है। तो यहाँ जो लेयर है पानी की वो ये लेयर सब लेयर है ना, वो बट मिटा दिया हम लोगों ने, पर पानी एक साथ में ऐसे फ्लो हो रहा है, बट सब लेयर की वेलोसिटी अलग है। यहाँ जो लेयर है उसकी वेलोसिटी कम, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, उससे ज्यादा, और टॉप मोस्ट लेयर की वेलोसिटी मैक्सिमम, और जो लेयर यहाँ पे है एकदम नीचे वो स्टेशनरी। तो स्टेशनरी जो लेयर है सब वहीं से काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हमने इसको v लिखा है तो इसका डिस्टेंस x लिख दिया, इधर हो जाएगा v प्लस dv, इधर हो गया v माइनस dv। तो अगर डिस्टेंस dx है तो ये x प्लस dx, और ये लिखेंगे तो x माइनस dx, ठीक है। सो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस कहां से गिन रहे हैं, फ्रॉम स्टेशनरी लेयर इज कॉल्ड वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो इसी को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, वो डायग्राम में देख लो।
फिर से सुनना, velocity gradient is defined as the change in velocity with respect to distance, और distance कहां से गिन रहे, where distance is measured from the stationary layer, stationary layer से distance गिनना है, तो यहां से यहां तक ये x, इस लेयर का यहां तक x, और ये dx ऐड कर दो तो ये बन गया पूरा यहां से यहां तक x plus dx, और इस लेयर का गिनना है तो x minus dx लिखेंगे, पर हम मिक्स नहीं करते उसमें, देख लो ठीक है। डायग्राम समझ में आएगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट समझ में आएगा। अब हम चलेंगे कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यानी न्यूटन्स फार्मूला पे। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का इक्वेशन निकालेंगे, एंड याद रखना इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हनी के लिए इसकी वैल्यू अलग, वाटर के लिए अलग, ऑयल के लिए अलग। ऑयल और वाटर को कंपेयर करेंगे तो ऑयल थोड़ा स्टिकी रहता, अगर देखा होगा आप लोगों ने, थोड़ा थिक रहता, ग्राउंडनट ऑयल देखा होगा या सोयाबीन ऑयल देखा होगा या और कोई ऑयल देखा होगा, तो ऑयल की विस्कोसिटी वाटर से ज्यादा है, ठीक है। जैसे हमने हनी और ऑयल वाटर को कंपेयर किया था, वैसे ऑयल और वाटर को भी कंपेयर कर सकते हैं आप लोग। तो ये जो ईटा है इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। न्यूटन ने फॉर्मूला दिया था, इसलिए न्यूटन्स फॉर्मूला। ये डायग्राम देख लो, समझ में आएगा, आगे चलो। अच्छा, फिर से बता रहा है, ये रिवर का फ्लो ले रहे हैं हम, और हम यहाँ ध्यान रखना अब टर्बुलेंट फ्लो नहीं लेने वाले, अब हम लेने वाले हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। हम लेने वाले हैं स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब वेलोसिटी इज लेस देन क्रिटिकल वेलोसिटी, तो जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में और यूनिफॉर्म रहेगा, स्ट्रेट, ऐसा आराम से। विस्कोसिटी लेते समय अब जो भी लेंगे हम लोग वो स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए लेने वाले, टर्बुलेंट फ्लो के लिए लेने वाले नहीं। तो ये वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, इसको मिटा देते हैं, फिर हम कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी न्यूटन्स फॉर्मूला पे चलेंगे। स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए दिया था, याद रखना स्ट्रीमलाइन फ्लो मतलब स्टेडी फ्लो, यानी उसमें टर्बुलेंस नहीं आएगा, मतलब व्हर्लपूल तैयार नहीं होंगे, जिगजैग फ्लो नहीं है, स्टेडी फ्लो है, ठीक है। तो हम स्ट्रीमलाइन फ्लो के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो ईटा का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, न्यूटन से दिया था, इसलिए न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं, न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ विस्कोसिटी, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी स्टार्टिंग में लिखा ही है, न्यूटन ने दिया था फॉर्मूला, इसीलिए न्यूटन्स फॉर्मूला लिख लिया शॉर्ट में। ये देख लो, फिर आगे चलो। तो ये मिटा देता, फिर आगे नोट डाउन कर लेते हैं। अब देखो आगे, अब हम ले रहे हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी न्यूटन्स फॉर्मूला, और हम स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए ले रहे हैं। तो याद रखना अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए न्यूटन ने दिया था, याद रखना है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो द विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स ठीक है, Fv, विस्कस फोर्स Fv is directly proportional to area। अब एरिया कौन सा लेना, जैसे हम ट्यूब अगर ले, ये ट्यूब ले लिया हमने, तो हम एरिया क्या बोलते हैं, ये क्रॉस सेक्शन एरिया A, पर ये वाले फॉर्मूले में ये जो एरिया है वो यहां से यहां तक का, यानी फ्लूइड का सरफेस का जो एरिया है वो, यानी यहां से यहां तक, समझो इतना हम फ्लो कंसीडर कर रहे हैं, तो यहां से यहां तक जो पूरा एरिया है फ्लो का, यहां से यहां तक, वो पूरा एरिया लेना है हम लोग को। तो ये A मतलब एरिया ऑफ दिस सरफेस, जो लेयर है यहां से यहां तक है ना, सब लेयर ही बनाए थे, देखो फिर से बना देता, ये पूरी लेयर है, यहाँ सभी लेयर एक साथ में दिखा रहे हैं यहाँ पे, बट टॉपमोस्ट लेयर का जो सरफेस एरिया है वो ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं, ये वाला एरिया नहीं लेना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं, जैसे हम लोग ट्यूब का लेते हैं, ये है एरिया ऑफ द टॉपमोस्ट लेयर, ऊपर वाली लेयर का जो एरिया है, सभी का एरिया उतना ही है, ध्यान रखना। सिर्फ हम बोल रहे हैं कि जब रिवर में पानी फ्लो हो रहा तो इसकी स्पीड कम है, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी ज्यादा, और टॉपमोस्ट लेयर की सबसे ज्यादा, तो ये लाल कलर से जो बताया वो लेयर है, तो पूरी एक साथ में है सब। बट ये जो एरो बताया है वो वेलोसिटी है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा, डायरेक्शन से। तो याद रखना ये एरिया मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं है, जनरली हम ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ही कंसीडर करते हैं, जैसे ट्यूब में, तो ट्यूब में भी ये एग्जांपल आया, तो ये जो बीच वाली लेयर है जिसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा है, यहां से यहां तक, ये जो एरिया है पूरा वो हम कंसीडर करेंगे।
एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेना नहीं है। तो ये ए मतलब एरिया ऑफ द सरफेस, एरिया ऑफ द सरफेस याद रखो ये, नहीं तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंसीडर नहीं करना, यानी ये एरिया नहीं लेना है, ये एरिया लेना है पूरा। एंड दैट विस्कस फोर्स, now that viscous force is also directly proportional to velocity gradient जो हमने अभी डिफाइन किया था। तो इन दो लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अकॉर्डिंग टू न्यूटन फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो के लिए, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। यही स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो द विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर, ठीक है, एरिया ऑफ द लेयर, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं, एरिया ऑफ द लेयर, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, एंड दिस कांस्टेंट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा, इट इज a dv अपॉन dx। तो ईटा का फॉर्मूला बना लेते हैं। सो ईटा इज इक्वल्स टू fv अपॉन a डिवाइडेड बाय dv अपॉन dx। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। मैंने पहले भी बताया था जब प्रोपोर्शनल की साइन हटा के आप कोई कांस्टेंट डाल रहे हैं तो याद रखना उस इक्वेशन में वो कहीं पे भी डिपेंड नहीं करता। तो अभी मैंने बताया ये जो ईटा है, जैसे पानी है तो पानी चाहे रिवर में हो चाहे ट्यूब में हो ईटा की वैल्यू सेम रहेगी, ठीक है। बट अगर मटेरियल बदल दिया जाए तो वो वैल्यू चेंज होगी। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, याद रखना ईटा इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, क्योंकि यहाँ पे वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी बोल रहे हैं मतलब वो उस इक्वेशन में कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन में जो वैल्यूज है उससे उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं पर वो उन पे डिपेंड नहीं करेगा। एरिया बढ़ जाएगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, रेशियो विल रिमेन सेम, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ गया, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, रेशियो विल रिमेन सेम। ये तभी चेंज होगा ईटा जब आप क्या चेंज करेंगे, मटेरियल। तो ये है ईटा का फॉर्मूला, देख लो। ये कहां से आया वो मैं बताऊंगा आप लोगों को, कॉम्पिटिटिव में हमारे काम आएगा, इसलिए जस्ट मैं एक शॉर्ट में बताने की कोशिश करूंगा वो। तो अभी जो बता रहा वो बोर्ड वालों ने ध्यान में रखना है, एक्स्ट्रा जो बताऊंगा वो कॉम्पिटिटिव वालों ने ध्यान में रखना है। बाद में बताऊंगा क्या एक्स्ट्रा है, अभी फिलहाल इतना देख लो। अब यूनिट लिख लेते हैं उसका, इतना देख लो पहले, ये ऊपर का मीटर की यूनिट और उसके डायमेंशंस लिख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। तो ध्यान रखो ये फॉर्मूला कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, Fv यानी विस्कस फोर्स अपॉन में एरिया ऑफ द लेयर dv अपॉन dx। यूनिट बनाते हैं, डायमेंशंस निकालते हैं। एक बार आप यूनिट सोचो क्या होगा, डायमेंशन खुद निकालो, क्योंकि फोर्स के डायमेंशन पता है, एरिया के डायमेंशन पता है, वेलोसिटी के डायमेंशन पता है, अपॉन डिस्टेंस है उसके भी डायमेंशन पता है। तो आप सबके डायमेंशंस निकाल के देखो, फिर आगे चलते मैं बताऊंगा डायमेंशंस क्या लेते। ये देख लो एक बार, फिर मैं उसकी यूनिट और डायमेंशन बताता आपको। ये बेटा इतना नोट डाउन कर लो पहले, फिर आगे चलते हैं। तो देखो यूनिट और डायमेंशन बताएगा, ये बता रहे ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट ऊपर लिख के फिर उसकी यूनिट और डायमेंशंस लिख लेंगे। यूनिट और डायमेंशन डायरेक्ट लिखना है, पर मैं बता रहा हूं आपको कि वो कैसे आए। आप लोगों को डायमेंशंस आते हैं, बेसिक डायमेंशन अगर लर्न है तो आप कोई भी नई क्वांटिटी के डायमेंशन डिराइव कर सकते हैं। और याद रखना ईटा इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। वेलोसिटी ग्रेडियंट की जो डायग्राम है ना वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी में भी ड्रॉ करना है, ध्यान रखना। नोट्स में वो वेलोसिटी ग्रेडियंट में है पर वही सेम डायग्राम नीचे वाले में भी आप लोगों ने फॉलो करना है। अब देखो फॉर्मूला फिर से लिख लेते उसका। स्ट्रीमलाइन फ्लो के लिए लिख रहे हैं, याद रखना इसका। नाउ ध्यान देना फॉर्मूला था F यानी कौन सा फोर्स, विस्कस फोर्स। F भी लिखेंगे तो भी चलेगा, F लिखेंगे तो भी चलेगा। F इज इक्वल्स टू F ईटा की फॉर्मूला लिखते हैं, ईटा इज इक्वल्स टू F अपॉन A dV अपॉन dx। पहले हम डायमेंशंस निकाल लेते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट की यहां बना देना,
वेलोसिटी ग्रेडियंट dv अपॉन dx। तो इसके डायमेंशंस देखो, वेलोसिटी के डायमेंशन लिख रहे हैं पहले m0 l1 t रेज़ टू -1, ये वेलोसिटी। अपॉन में आएगा डिस्टेंस यानी l रेज़ टू 1 ऊपर जाके माइनस। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये नहीं है वहां पे, ये भी लिख लेना, ये भी अलग से याद रखो। दीज आर द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। पहले हमने वेलोसिटी के डायमेंशन लिखे, वेलोसिटी के डायमेंशन क्या लिखेंगे, m0 l1 t -1। अपॉन में लिखना है डिस्टेंस के डायमेंशन m0 l1 t0, ये 1 ऊपर जाके माइनस, तो ये 1 - 1 0, इसीलिए ये डायमेंशन हो गए वेलोसिटी ग्रेडियंट के। बाकी डायमेंशन हम लोगों को पता ही है। और वेलोसिटी ग्रेडियंट की डेफिनेशन के नीचे बेटा एक काम करना, उसके डायमेंशंस भी लिख लो, यूनिट भी लिख लेते। क्या आएगा यूनिट, यहाँ पे वेलोसिटी ग्रेडियंट का यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड और डिस्टेंस का मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल, तो बचेगा यूनिट 1/सेकेंड या फिर सेकेंड इनवर्स। ये यूनिट हो गया और ये वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायमेंशंस। फिर इसके डायमेंशन निकालते हैं, पहले एक बार नोट डाउन कर, वेलोसिटी ग्रेडियंट के वहां है जगह, डायमेंशन और यूनिट लिख लो वहां पे, डायमेंशन और यूनिट लिख लो। वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायमेंशन m0 l0 t रेज़ टू -1, तो यूनिट हो गया 1/सेकेंड या s रेज़ टू -1, देख लो, ठीक है। तो ये वहां लिखना बेटा, वेलोसिटी ग्रेडियंट की डेफिनेशन के नीचे जगह है, वहां उसका यूनिट लिख लो 1/सेकेंड या सेकेंड इनवर्स, और उसके डायमेंशन मेंशन कर दो, ठीक है। तो वो डायरेक्ट यहाँ यूज कर लेंगे अभी, ये हो गया वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायमेंशन और यूनिट। हाँ, तो ईटा के डायमेंशंस इज इक्वल्स टू फोर्स के डायमेंशन, फोर्स के डायमेंशन m1 l1 t -2 अपॉन में एरिया की डायमेंशंस m0 l2 t रेज़ टू 0, वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायमेंशन जो अभी निकाले m0 l0 t रेज़ टू -1, शिफ्ट कर दो, अरेंज कर लो, ये 1 है, ये 0 है, ये भी 0 है, तो m रेज़ टू 1 रहेगा, ये 1 है और ये अपॉन में ये 2 है, ये तो 0 ही है, ये ऊपर जाके माइनस, तो 1 - 2 विल बी -1, ये -2, ये 0, ये -1 ऊपर जाके +1, तो इट विल बी t रेज़ टू -1। तो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यूनिट बनाते पहले डायमेंशंस लिख लो, नोट्स में ये डायमेंशन लिखे, सिर्फ वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायमेंशन आप लोगों ने लिख लेना। ये हो गए यूनिट, सॉरी यूनिट डायमेंशंस m1 l-1 t -1, these are the dimensions of coefficient of viscosity। और फॉर्मूला ये बना ही चुके हैं, तो ये न्यूटन ने दिया था, इसलिए न्यूटन्स फॉर्मूला है। यूनिट बनाते उसका, देखते लिखता लिख लो, नोट डाउन करो, वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो बोला है वो लिख लेना, उतना यूनिट और डायमेंशन उसके। अब देखो यूनिट बना लेते हैं, इक्वेशन पर से यूनिट बनेंगे, वहां तो डायरेक्ट ही लिखे, डायमेंशन भी डायरेक्ट लिखे, और मैंने आप लोगों को स्टेप बता दिया है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायमेंशन और यूनिट लिख लेना बेटा, नाउ अब इसके लिखते हैं यूनिट, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, वेलोसिटी ग्रेडियंट का अभी हमने निकाला 1/सेकेंड, तो वो 1/सेकेंड यहाँ लिखने की जगह उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, स्मॉल एस है, न्यूटन सेकेंड अपॉन, गैप दे दो, न्यूटन सेकेंड अपॉन मीटर स्क्वायर, तो ये हो गया यूनिट। ये है हमारा एसआई यूनिट। सीजीएस यूनिट लिख सकते हैं, न्यूटन की जगह टाइम, सेकेंड की जगह सेकेंड, मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका सीजीएस यूनिट है एक और पॉइस,
पॉइस भी है ना, CGS POISE पॉइस, देख लो एक बार, ये भी यूनिट है उसका पॉइस। CGS यूनिट ये या ये लिख सकते, कन्वर्शन लिख लेते, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 10 पॉइस। तो ये कन्वर्शन भी आ गया। ये हो गया हमारा SI यूनिट, ये और ये है हमारा CGS यूनिट। CGS यूनिट ये भी है और ये भी। यूनिट याद रखो, डायमेंशन याद रखो, डायमेंशन वगैरह फिर से लिख देते हैं एक बार। डायमेंशंस आए थे M1 L -1 P -1, कैसे है वो बता दिया, यूनिट कैसे है वो बता दिया, ये भी यूनिट, या इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं पॉइस, 1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर इज 10 पॉइस, ये कन्वर्शन याद है। देख लो एक बार इनका, अब देखो जस्ट शॉर्ट में बता रहा आया कैसे, ये कॉम्पिटिटिव वालों ने याद रखना है। पुराना टॉपिक बता रहा, उसके साथ इसको कंपेयर करेंगे फिर देखते हैं। बेटा कॉम्पिटिटिव में हमारा थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा बाद में, एक बार मेरा न्यूटन्स लॉ हो जाए फिर रोटेशनल डायनामिक्स जब लेंगे तो मेरे को ज़्यादा लिखाना नहीं है, क्योंकि रोटेशनल डायनामिक्स और सर्कुलर मोशन हमारा पूरा हुआ है, तो फिर वो सीधा सॉल्व करने के लिए भी दे दूंगा तो भी चलेगा। और रोटेशनल डायनामिक्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखाएंगे। तो ऐसे जो चैप्टर होते जा रहे हैं वो बेसिक हमारा होते जा रहा है, एक्स्ट्रा से हम लोगों को थोड़ा बहुत लिखाना पड़ेगा तो हमारा आगे जल्दी जल्दी कवर हो जाएगा। शेयर मॉड्यूलस याद होगा, वहां पे हम लोगों ने उसको ईटा से ही डिनोट किया था, पर ये ईटा अलग है, ये ईटा अलग है, तो इसको एक बार शेयर मॉड्यूलस को हम लोग S से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स 11th का चैप्टर, तो वहां हमने ऐसी डायग्राम दिखा दी, ये बेस फिक्स है, यहाँ हम फोर्स लगाएंगे, फोर्स F, तो ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा ऐसे, ये बॉक्स का शेप चेंज, रेक्टेंगल था पैरेललोग्राम बन जाएगा, ठीक है। 11th में पढ़ा है, तो ये एंगल है थीटा, ये डिस्प्लेसमेंट लिया था x और ये था h, ये x ये h, सो shear stress is directly proportional to shear strain। वहां पे भी इसका सिंबल ईटा ही था बेटा, पर ये ईटा और ये ईटा अलग है, एक ही टाइप के सिंबल बहुत जगह आएंगे हम लोगों को, पर हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से चैप्टर में उस सिंबल का मीनिंग क्या था। तो ये ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, शियर मॉड्यूलस अलग था, तो पहले वो इलास्टिसिटी के हिसाब से बता रहा, फिर वो यहाँ कैसे अप्लाई होगा वो देखेंगे, ठीक है। तो ये ईटा को फिलहाल हम लोग S लिख रहे हैं। शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस था F/A, सभी स्ट्रेस का फॉर्मूला वही था, फोर्स अपॉन एरिया, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसको हमने लिखा था थीटा, सो प्रोपोर्शनल की साइन हटाए थे तो हमारा फॉर्मूला आया था FA इट इज इक्वल्स टू S, ईटा लिखना था, ईटा की जगह ये लिखिए, सो S कैन बी रिटन एज FA अपॉन, तो टेक्स्ट बुक में एक्चुअल में यहाँ ईटा है, और मैंने भी पढ़ा था समय ईटा ही बताया था, ये था मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या शियर मॉड्यूलस भी बोल सकते थे उसको, पर यहाँ हम लोग थोड़ा सा सिंबल चेंज करके ले, तो ये फॉर्मूला जैसे डिराइव किया था कि हम यहाँ एक बॉक्स लिए, उसको थोड़ा फोर्स लगाए, ये टिल्ट हो गया, वैसे ही फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, न्यूटन ने कैसे निकाला था वो बता देते एक बार, ठीक है। तो ये देख लो एक बार, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शियर स्ट्रेन, थीटा का फॉर्मूला लिया था ये r अपॉन ये रेडियस, तो x अपॉन h, तो इस डायग्राम को एक बार कहीं नोट डाउन कर लो, फॉर्मूला कैसे बनाया था देख लो, अगर आप चाहे तो वो वीडियो अभी भी है यूट्यूब पे, या आप चाहे तो ये टेक्स्ट बुक में देख लो, ईटा सिंबल था वहां पे, पर वो ईटा और ये ईटा अलग है, इसलिए हम एक बार शियर मॉड्यूलस को S से डिनोट कर रहे हैं।
नहीं तो मिक्स हो जाएंगे। तो ईटा का फॉर्मूला था F अपॉन A इंटू थीटा, पर ये जो ईटा था वो था शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो इसके जैसा यहाँ करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये डायग्राम वहाँ बनती है, देखिए। फिर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन लगा के सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे हमारा फॉर्मूला जो न्यूटन ने दिया था वो बनता है। तो ये मिटा रहा, ये रहने देते, ये फॉर्मूला वैसे करते हैं। अब देखो ध्यान से, यहाँ वो डायग्राम बनती है, ये एक बार ये dx बात बनती है। देखो बन गई, ये dv दोनों की वेलोसिटी की लेयर का डिफरेंस, ये है dv, यहाँ लिख लेते हैं, कहीं पे भी लिखेंगे तो चलेगा, सॉरी dv, और ये डिस्टेंस है dx। देखो बन गई डायग्राम। तो ये वेलोसिटी वेक्टर इस वेक्टर से इतना आगे है, तो ये इधर का लगे तो हटा दो, एक तरफ का कहीं भी बनाएंगे तो भी चलेगा। तो ये लेयर इधर शिफ्ट हो गई, तो यहाँ हमने इधर शिफ्ट कर दिया, तो ये है एंगल हमारा थीटा। सेम डायग्राम बन गई है। तो हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि ये लिक्विड है, यहाँ पूरा लिक्विड है, ठीक है। यहाँ पे एक मेटल की प्लेट है ऊपर, यहाँ ये मेटल की प्लेट है, और नीचे भी मेटल की प्लेट है। इस मेटल प्लेट को हम फोर्स लगाएंगे और इसको स्टेशनरी रखेंगे। तो ये पानी की लेयर है दोनों के बीच में, तो इस प्लेट की वेलोसिटी ज्यादा रहेगी, इस प्लेट की वेलोसिटी 0, और बीच में लिक्विड इस फॉर्मेट में मूव होगा, जैसे यहाँ मूव हो रहा है, सेम वही लॉजिक है। ये डायग्राम बन गई, देखो वहां, ठीक है। फोर्स हम लगा रहे हैं F विस्कस फोर्स जितना, तो अब देखो आगे बनता क्या होगा। तो ये डायग्राम बन गई, देखो यहाँ पे आ गया, ये लेयर इतना आगे है वेलोसिटी वेक्टर के हिसाब से, तो dv, और ये डिस्टेंस है dx। तो थीटा इज इक्वल टू r अपॉन डिस्टेंस, सब्स्टिट्यूट करके देखते हो। हाँ, तो शियर स्ट्रेस, तो याद रखो यहाँ दो प्लेट के बीच में लिक्विड है, और हम ऊपर वाली प्लेट को सपोज मूव कर रहे हैं, या ये प्लेट है, एक प्लेट यहाँ है, अब हम यहाँ ऊपर वाली प्लेट को मूव कर रहे हैं, जैसे नाव मूव हो रही सपोज। तो यहाँ दो मेटल की प्लेट है, और एक प्लेट स्टेशनरी रख के एक प्लेट को मूव करेंगे, तो उन दो प्लेट के बीच में की सभी लेयर्स ऐसे ही मूव होंगी, ठीक है। तो शियर स्ट्रेस F अपॉन A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, तो यहाँ थीटा लिखा था x अपॉन h, यहाँ थीटा आएगा dv अपॉन dx। सो dv अपॉन dx, प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट डालेंगे, F अपॉन A इज इक्वल टू, यहाँ है वो ईटा, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, dv अपॉन dx। इट इंप्लाइज फाइनल आंसर ईटा इज इक्वल टू F अपॉन A dv अपॉन dx। ऐसे बना वो न्यूटन्स का फॉर्मूला मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी वाले पर से। तो सॉलिड के साथ कंपेयर किया हमने उसको, ठीक है। तो ये है हमारा स्ट्रेस और ये है हमारा स्ट्रेन। प्रोपोर्शनल की साइन यहाँ हटाएंगे तो वो सॉलिड में मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी था, ये लिक्विड में है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। थोड़ा चेंज है ध्यान रखना। सो ईटा को आप ऐसे भी लिख सकते, देखो F अपॉन A, F अपॉन A कर दिया और डिवाइडेड बाय dV अपॉन dx। तो ईटा की डेफिनेशन ऐसे भी हो सकती, F अपॉन A मतलब shear stress अपॉन dV अपॉन dx मतलब वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये कॉम्पिटिटिव वालों ने याद रखना कि ईटा कैन आल्सो बी डिफाइंड एज shear stress अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट, F अपॉन A dV अपॉन dx। तो shear stress कैसे है वो बता दिया। तो ऐसे वो फॉर्मूला डिराइव हुआ, पर हमको याद रखने की जरूरत नहीं है, हमको जैसे बोला है हम वैसे बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन viscous force is directly proportional to area and directly proportional to dV upon dx। for streamline flow proportional की साइन हटाए और ईटा दे दिए, बन गया फॉर्मूला। इन दोनों को इधर शिफ्ट कर दो, ये आंसर मिल गया। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a अपॉन में की जगह यहाँ अपॉन में लिख दिए तो भी चलता। ये था हमारा shear stress अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। कॉम्पिटिटिव वाले थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, नहीं भी रहा तो चलेगा। तो ये हो गया हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी न्यूटन्स फॉर्मूला।
हमको सिर्फ इतना याद रखना है, फिर से एक बार बता देते, ये याद नहीं भी रहा तो चलेगा, कॉम्पिटिटिव वालों के लिए था, उन्होंने याद रखना है कि अलग डेफिनेशन आई तो क्या लिखना हम लोगों ने। तो देखो सिंपल है, कैसे लिखा था हम लोगों ने, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर स्ट्रीमलाइन फ्लो विस्कस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द लेयर, ये वाले एरिया, और उसमें भी हम ऊपर वाला ही एरिया लेते हैं। जब हम यहाँ फोर्स लगा रहे हैं तो एरिया ये ऊपर वाला ही लेते हैं हम लोग, जो यहाँ ले रहे हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ शियर मॉड्यूलस, और इसमें इक्वालिटी है, ठीक है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। हम ऐसे डायरेक्ट लिखेंगे, प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे, कांस्टेंट आ गया ये a dv अपॉन dx, सो eta कैन बी रिटन एज f अपॉन a dv अपॉन, बस अपने को इतना ही डिराइव करना है, और जो मैंने बताया वो कॉम्पिटिटिव वालों ने लिख लेना या याद रखना, बाकी बोर्ड वालों को कोई करने की जरूरत नहीं, उन्होंने सिर्फ इतना याद रखिए तो भी हो जाए, बस ये हो गया। यूनिट क्या आएगा, न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन m1 l-1 p -1, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। बोर्ड वालों ने इतना और ये डायग्राम, बस कॉम्पिटिटिव वालों ने जो बताया वो याद रखना। तो ईटा कैन आल्सो बी रिटन एज f अपॉन a, मतलब शियर स्ट्रेस अपॉन वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये नोट डाउन करो, मिटा दे, आगे चलते हैं। देखो विस्कस फोर्स के बारे में एक और चीज बता देता हूं वापस से, ध्यान रखो। अगर ले रहे लिक्विड के लेयर्स, ठीक है, वो लेयर्स नहीं बनाते हैं वापस, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है बिकॉज ऑफ कोहेसिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, और अगर गैस है तो याद रखना फ्रिक्शन रहेगा, विस्कस फोर्स या हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन गैस में रहेगा बिकॉज ऑफ कोलिजन बिटवीन फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल्स। पहले भी बताया, ध्यान रखना है कि अगर लिक्विड है, लिक्विड के लेयर्स जैसे रिवर में पानी फ्लो होगा, तो दो लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स है, टेंजेंशियल या फ्रिक्शन बोल सकते हैं, इट इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोहेसिव फोर्स है उसकी वजह से। अगर गैसेस है तो याद रखना कोहेसिव फोर्स निग्लिजिबल है, तो वहां जो फ्रिक्शन होगा तो फास्ट मूविंग, वही गैसेस मतलब जैसे एयर फ्लो है, तो फास्ट मूविंग मॉलिक्यूल जो कोलाइड होंगे उसकी वजह से जो अपोजिशन तैयार होगा उसको हम बोलेंगे विस्कस फोर्स या फ्रिक्शन। अब हम क्या चेंज कर रहे हैं, ध्यान देना, नोट के लिए याद रखो और फिल द ब्लैंक के लिए याद रखो। अगर मान लो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टेम्परेचर अगर लिक्विड का इंक्रीज हुआ तो हम देखते कि मॉलिक्यूल थोड़ा और दूर जाएंगे। अब मॉलिक्यूल दूर गए तो कोहेसिव फोर्स होगा डिक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज, हाँ ये देखो अपवर्ड एरो दिया मतलब टेम्परेचर इंक्रीज, तो कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो रहा। अगर कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हो रहा तो याद रखना विस्कस फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज। तो ये फिल इन द ब्लैंक के लिए याद रखना, अगर लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो कोहेसिव फोर्स डिक्रीज होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल हीट हुए तो वाइब्रेट होंगे और वाइब्रेशन पे थोड़ा दूर जाएंगे, तो लिक्विड काय में कन्वर्ट होती है गैस, पर हम इतना भी ज्यादा हीट नहीं करेंगे कि वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो, पर हमने उसका टेम्परेचर थोड़ा बढ़ाया है तो मॉलिक्यूल थोड़े दूर जाएंगे एक दूसरे के, इससे वाइब्रेशन से थोड़े से दूर चले जाएंगे। मॉलिक्यूल दूर गए मतलब कोहेसिव फोर्स वीक हुआ, कोहेसिव फोर्स वीक हुआ मतलब विस्कस फोर्स भी वीक हुआ। तो याद रखो टेम्परेचर बढ़ा तो लिक्विड लेयर्स के बीच में जो विस्कस फोर्स है वो क्या होगा, डिक्रीज, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीजेस, विस्कस फोर्स डिक्रीजेस फॉर लिक्विड। तो अगर आप हनी लेंगे और उसको गर्म करेंगे, पहले उसका ठंडा है तो उसको मूव करके देख लो या गिरा के देख लो, अब उसको गर्म करेंगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा वो स्मूथली फ्लो होना शुरू हो जाएगा, जितना ज्यादा उसको हीट करेंगे उतना वो स्मूथली फ्लो होगा। स्मूथली फ्लो होगा मतलब फ्रिक्शन कम हुआ है, ठीक है। गैस में क्या होगा, देखो अगर टेम्परेचर बढ़ा तो मॉलिक्यूल और ज्यादा फास्ट मूव होंगे, अगर हीट कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, तो मॉलिक्यूल का मोशन हो जाएगा फास्ट। तो हम यहां लिखेंगे कि ये जो मॉलिक्यूल है दे बिगिन टू मूव फास्टर,
फास्ट मूव होंगे तो कोलिजन भी ज्यादा होंगे, कोलिजन विल इंक्रीज। अगर कोलिजन इंक्रीज हुआ है तो याद रखना, यहां लिख देता, ऊपर लिख देता, विस्कस फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज। तो लिक्विड में अलग है, गैस में अलग है, दोनों का रीजन भी बताया है, याद रखना। किसी ने पूछा तो फिल इन द ब्लैंक में आया है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ लिक्विड का तो विस्कस फोर्स का क्या होगा, तो हम लिखेंगे विस्कस फोर्स डिक्रीज होगा। क्यों डिक्रीज होगा, क्योंकि जब गैस लिक्विड को हीट करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल एक दूसरे से थोड़ा दूर जाएंगे, डिस्टेंस इंक्रीज होगा, कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हुआ, जिसकी वजह से विस्कस फोर्स था, कोहेसिव फोर्स डिक्रीज हुआ तो विस्कस फोर्स भी डिक्रीज हुआ। गैस में मॉलिक्यूल जो फास्ट मूव हो रहे हैं उनके बीच में जो कोलिजन हो रहे हैं उसकी वजह से विस्कस फोर्स था। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, यहां पे भी टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो मॉलिक्यूल और ज्यादा फास्ट मूव होंगे, मॉलिक्यूल और ज्यादा फास्ट मूव होंगे तो और ज्यादा कोलिजन होंगे, और ज्यादा कोलिजन होंगे मतलब विस्कस फोर्स ज्यादा है, विस्कस फोर्स क्या हुआ, इंक्रीज। तो याद रखो, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो लिक्विड के लिए विस्कस फोर्स क्या हो रहा, डिक्रीज। फिल इन द ब्लैंक याद रखना, अगर लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो विस्कस फोर्स होगा डिक्रीज, गैस का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होगा, याद रखना। उल्टा है, यहां टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो विस्कस फोर्स डिक्रीज होगा, गैस के लिए टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल ज्यादा फास्ट मूव होंगे, ज्यादा कोलिजन होंगे, ज्यादा कोलिजन होंगे तो विस्कस फोर्स भी ज्यादा रहेगा। ये दोनों फिल इन द ब्लैंक के लिए पॉइंट्स याद रखो कि अगर कहीं फिल इन द ब्लैंक आया कि इफ टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेस देन इट्स विस्कस फोर्स विल डैश, तो हम लिखेंगे विस्कस फोर्स विल डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हुआ वो समझा दिया। अगर फिल इन द ब्लैंक आया व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस द विस्कस फोर्स फॉर गैस, तो हम लिखेंगे इंक्रीजेस। तो यहां डिक्रीज हो रहा टेम्परेचर के साथ, तो यहां टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रहा। टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, याद रखना लिक्विड का विस्कस फोर्स डिक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो गैस का विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज डिक्रीज हो रहा वो समझा दिया, तो ये नोट डाउन कर लेना, देख लो एक बार ये फिर आगे चलो। तो ये ध्यान रखना, अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाया हम लोगों ने तो कोहेसिव फोर्स कम होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल दूर जाएंगे, दूर गए तो फोर्स कम हो जाएगा, कोहेसिव फोर्स कम हो गया मतलब विस्कस फोर्स भी कम। तो अगर आप हनी को हीट करेंगे तो उसका फ्लो जो पहले स्लो था वो फास्ट हो जाएगा, थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। क्यों फास्ट हो जाएगा, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया। वहीं पे गैस को अगर आप हीट करेंगे या टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल जो कोलाइड हो रहे थे वो ज्यादा कोलाइड होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल फास्ट हो जाएंगे, हीट कर रहे तो मोशन फास्ट हो जाएगा, वहां पे कोलिजन इन विल इंक्रीज, कोलिजन इंक्रीज हुए तो विस्कस फोर्स भी इंक्रीज होगा। तो लिक्विड में अगर टेम्परेचर बढ़ा तो विस्कस फोर्स कम होगा, यानी मोशन थोड़ा फास्ट हो जाएगा, और अगर गैस में टेम्परेचर बढ़ा तो विस्कस फोर्स भी बढ़ेगा, यानी फ्रिक्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ फ्रिक्शन कम हो रहा, यहाँ फ्रिक्शन बढ़ रहा टेम्परेचर के साथ। तो ये नोट डाउन कर लो बेटा, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे वो भी कहीं लिखते जाओ, तो उसमें देखो है ये, और अगर समझना है तो लिख भी सकते हो उसको। तो इतना नोट डाउन कर लेना बेटा, अच्छे से पढ़ लेना। जो ये समझो सेकेंड वीडियो है हमारा हाइड्रोडायनामिक्स। अब हमने शुरू कर दिया हाइड्रोडायनामिक्स, मोशन में है फ्लूइड। तो इसके बाद हम लेंगे स्टोक्स लॉ, वो इंपॉर्टेंट है। स्टोक्स लॉ के बाद मेन इंपॉर्टेंट आएगा बर्नौलीज प्रिंसिपल, उसकी एप्लीकेशन भी है। फिर हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो जो ले रहे हैं वो प्रॉपरली देखते जाओ, नोट्स है आप लोग के पास, एक्स्ट्रा पॉइंट जो है वो लिखते जाओ, तो यूज में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद स्टोक्स लॉ, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी आएगा, जो मैंने समझाया कि पाइप में से पानी फ्लो हो रहा, अगर आप एरिया कम कर देंगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, वो भी इक्वेशन आएगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में। तो स्टोक्स लॉ के बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और उसमें टर्मिनल वेलोसिटी और लास्ट बर्नौलीज प्रिंसिपल रह जाएंगे। टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो टेक्स्ट बुक में बहुत ज्यादा स्ट्रेच करके लिखा हुआ है, इसीलिए पहले आप लोगों को नोट्स दे ही दिया है मैंने, तो नोट्स रेफर करो, बोर्ड के लिए नोट्स रेफर करो। जब कॉम्पिटिटिव के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट लिखाने रहेंगे वो लिखा के फिर कॉम्पिटिटिव का भी ये चैप्टर सॉल्व करना शुरू कर सकेंगे हम लोग। तो देखते हैं, ठीक है। तो
टेक्स्ट बुक की जगह नोट्स रेफर करो, नोट्स में जितना चाहिए थोड़ा शॉर्ट में या थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके हम लोगों ने लिखा है, तो जितना बोर्ड के एग्जाम के लिए है उतना अपने पूरे नोट्स में कवर हो जाएगा। उसके अलावा आप लोगों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हमारा समझो पहला रोटेशनल डायनामिक्स हो चुका है, ये हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 12th स्टैंडर्ड का पहले ले चुका हूँ और 12th स्टैंडर्ड का हमारा सेमीकंडक्टर हो चुका है। तो इसके बाद समझो स्टोक्स लॉ, उसके बाद इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वो एक दो, यानी इसके बाद 2 और वीडियो बनेंगे, ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा। तो 16 में से मोस्टली हमारे 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और लेंथी चैप्टर हो चुके हैं। रोटेशनल डायनामिक्स में भी 2 थे, ठीक है, फिर इसमें भी 3 पार्ट है अलग अलग, तो ये भी लेंथी चैप्टर था। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेंथी चैप्टर था, सेमीकंडक्टर भी लेंथी चैप्टर था। आगे के भी चैप्टर हम लोग लेंगे। बेटा आप लोगों ने कंटिन्यूएशन में रखना है, जब आप लोग क्लास में आएंगे तो जहाँ वीडियो समझो जो चल रहा होगा चैप्टर वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और फिर जैसे हमने रोटेशनल डायनामिक्स के टेक्स्ट बुक के पीछे के न्यूमेरिकल्स ले लिए, पर मैं उससे भी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स लूंगा और मैं आप लोगों को यहाँ पे आने के बाद मॉड्यूल दूंगा, उसमें से फिर हम लोग सॉल्व करेंगे वो भी न्यूमेरिकल्स। पर जितना हो रहा उतना आप लोग प्रिपेयर करके रखो। लॉकडाउन के बाद आपको कितना टाइम मिलता है, कब लॉकडाउन खुलेगा, अभी तो समझो 30 तारीख तक तो वैसे ही बंद है, फिर उसके बाद और 1-1.5 महीना क्या पता क्लासेस शुरू होते नहीं होते। जब क्लासेस शुरू हो जाएंगे तो फिर ये जो चैप्टर हो चुके हैं वो आप लोगों को करके रखने चाहिए, इतने अच्छे से करके रखो कि कुछ भी पूछा तो आप लोगों को आना चाहिए। कॉम्पिटिटिव वालों ने जितना 11th का हुआ है उतना भी करके रखना है, और जिनको सिर्फ बोर्ड की एग्जाम देनी है उनको भी 11th के बेसिक ही चैप्टर लिए है, उन्होंने भी वो देखना है एक बार। और 12th के तो जितने 4 चैप्टर हो गए समझो अभी हमारे, तो वो भी आप लोगों ने अच्छे से करके रखना है। यानी ऐसा नहीं कि फिर अब जब क्लास शुरू होंगे तब करेंगे, फिर 16 चैप्टर यानी बहुत वास्ट है। आप लोग जैसे अगर 10th में आकर आपने किया होगा कि दिवाली के बाद, तो आप लोगों का आराम से हो जाएगा कि ठीक है चलो दिवाली के बाद 10th का किया तो 10th का हो गया, हम 90% भी मिल गए समझो। पर अब वैसा नहीं होगा, दिवाली से शुरू करेंगे तो 12th का पोर्शन कंप्लीट नहीं होने वाला। तो जितना हमारा हो रहा उतना रेगुलरली करते जाओ, बोर्ड वाले बोलो या कॉम्पिटिटिव वाले बोलो। कॉम्पिटिटिव वालों में भी मैंने 3 चैप्टर हो गए, प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया, उसके बाद मेरा वेक्टर्स हो चुका है, मोशन इन 1 डायमेंशन हो चुका है। तो वो मॉड्यूल्स दिए हैं, जब मैंने कॉम्पिटिटिव वालों को डाला था वेक्टर्स के तो बहुत सारे लोगों की डिफिकल्टी नहीं आई है, कुछ 2-4 लोगों ने डिफिकल्टीज भेजे थे वेक्टर्स की। सॉल्व करना शुरू करो, फॉर्मूले सब है, लिस्ट बना के दिया है, मतलब मैंने जो जो बोला आपको लिखे होगा लिस्ट बनाए होंगे। मोशन इन 1 डायमेंशन भी हो गया और हमारा वो भी हो चुका है प्रोजेक्टाइल मोशन, तो वो भी मैं मॉड्यूल डाल ही दिया है, तो वो आप लोगों को अच्छे से करना है। तो अब मैं देखता फिर से एक बार मैसेज डाल के कि किसी की और ज़्यादा डिफिकल्टी आएंगी, तो नहीं तो जितनी डिफिकल्टीज आए उतने मैं एक वीडियो में बना के वेक्टर्स के सॉल्व कर लेंगे। तो आप लोगों को समझ के बेटा घर पे थोड़ा आप लोगों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि हम लोग खुद कर लें। अगर आप क्लास में होते तो मैं डेफिनेशन पूछ लूँ या टेस्ट ले लूँ तो वो मेरे को पता चल जाएगा, और अभी टेस्ट भी लेंगे तो कैसे लेंगे, अगर मैं क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों को भेज दूँ आप घर पे सॉल्व करेंगे, ठीक है, चेक करने के लिए मेरे पास कैसे पहुंचेंगे, वो भी प्रॉब्लम है। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि आप लोग घर पे ही सॉल्व कर लो तो फिर चेक नहीं हुए, अगर आप मेरे को फोटो भी खींच के भेजेंगे तो उसमें डिफिकल्टीज में राउंड कैसे करूँ कि ये रॉन्ग है ये राइट है, हर एक को वो पीडीएफ ओपन करके उसमें करेक्शन करके फिर उसको वापस भेजना, इट इज डिफिकल्ट। अगर पेपर सामने रहे तो अपन फटाफट करेक्शन करके आप लोगों को तभी के तभी वापस दे सकते हैं। तो बेटा आप लोगों को भी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के सॉल्व करना पड़ेगा। रोटेशनल डायनेमिक्स के कुछ वीडियो अभी भी ऐसे हैं जिसमें व्यूज हमारे ग्रुप में जितने बच्चे हैं उससे कम है, यानी ग्रुप में अगर समझ लो हमारे 55-56 बच्चे हैं तो कुछ वीडियो रोटेशनल डायनेमिक्स के ये वीडियो डालने तक कुछ वीडियोस के व्यूज है 30, 35, 40, यानी ग्रुप में से देखा होगा किसी ने तो ठीक है, अगर मान लो हम 40 बच्चे हमारे ग्रुप में के सबने देख लिया, फिर भी 16 बच्चे 17 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक रोटेशनल डायनेमिक्स के कुछ वीडियोस नहीं देखे। अब रोटेशनल डायनामिक्स की वीडियो नहीं देखे तो बीच में जो प्रोजेक्टाइल मोशन डाला है वो भी नहीं देखे होंगे, और फ्लूइड मैकेनिक्स के वीडियो भी नहीं देखे होंगे, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के भी वीडियो मतलब नहीं देखे होंगे। तो बेटा आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी देख के रेगुलर रोज के रोज वो उतना करना पड़ेगा। अब पता नहीं अब 1 महीने बाद 2 महीने बाद परमिशन कब आती, जब हम शुरू करेंगे तो हम आगे का ही कंटिन्यू करने वाले हैं, जो हो चुका है वो होने वाला नहीं है। हाँ डिफिकल्टी रही तो सॉल्व कर लेंगे, दैट इज डिफरेंट थिंग, चैप्टर वापस से होने वाले नहीं है। वीडियोस है उनको देखो, डिफिकल्टी रही तो मैं क्लास में जब आएंगे तो सॉल्व कर भी सकता, तो चैप्टर नहीं होंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझो, ठीक है। तो रोटेशनल डायनेमिक्स के फिर से बोल रहा कुछ ऐसे वीडियोस है जितने ग्रुप में जितने बच्चे हैं उतने बच्चों ने भी नहीं देखा है,
यानी अगर हमारे ग्रुप में 56 है, वो तारा 56 57 है, 2-3 समझो मैं हूँ और 1-2 मेरे पहचान के हैं, वो छोड़ दो अगर, तो बाकी लोग 56 स्टूडेंट है अपने क्लास के उसमें, तो 56 स्टूडेंट में से 40-35 ने अभी तक देखा है रोटेशनल डायनामिक्स, तो ये तो देखने का सवाल ही नहीं होता। तो बेटा रेगुलर करो, अगर रेगुलर नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम समझो मार्च में ही रखिए, ज़्यादा लेट करेंगे तो अगले साल मार्च की जगह अप्रैल मई में रखेंगे। तो पढ़ना चालू रखो, कंटिन्यूएशन में करो, तो इसके बाद वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।